अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियाँ। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और उसके मुंह में एक रुमाल ठुंसा हुआ था। मुझे अभी तक हाथ उठाने को नहीं कहा गया था। ख्वाबगाह में बिस्की की तेज भू फैली हुई थी। गालिबन तुम्हें अंदाजा होगा कि अदनान अब्बासी। अदनान ने बदरकाना लहजे में कहा, लेकिन तुम्हें अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि अली हमाद कितनी बड़ी बला है। मैंने बड़ी संजीदगी से कहा, इस बला की जेब से पिस्तौल निकाल लो सलूमी। ये हकीकत है कि ये शख्स वाकई किसी बला की मानद है। अदनान ने कहा, गालिबन मेरे सुकून ने इसके असाब को मुतासर किया था। गालिबन मेरे सुकून ने उसके असाब को मुतासर किया था। शलूमी ने आगे बढ़कर मेरी जेब से पिस्तौल निकाल लिया। तुम्हारे मुंह से अपने दुश्मन की तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगा। सलूमी ने मुंह बनाकर कहा, बासलाहियत लोगों की तारीफ ना करना बुखल होता है। सलूमी, क्या तुमने मुझे किसी भी मामले में बखील पाया है? अदनान अब्बासी ने कहा, मैं भी बहुत दरिया दिल हूं सलूमी डियर। मैंने लफंगे स्टाइल में कहा, दरिया दिल में मेरा सानी मिलना मुश्किल है। सलूमी ने मुझ पर सर से पैर तक एक नाकदाना निगाह डाली। अगर तुम ऐसे दरिया दिल होते तो आज यूं तनहा ना होते। अदनान की तरह तुम्हारे भी बहुत से जान निसार होते और बहुत बड़ा कारोबार होता, कारें और कोठियां होती। मैंने तंदिया लहजे में कहा, ऐसी दया दिली ना देखी ना सुनी जिसमें आदमी करोड़पति बन जाए। दरिया दिली तो ये होती है कि आदमी करोड़ों का होते हुए भी मुफलिस हो, बुरी तरह कलाश हो। अगर आदमी वाकई दरिया दिल हो तो कुछ भी पसंदाल नहीं कर सकता। अगर आदमी वाकई दरिया दिल हो तो कुछ भी पसंदाल नहीं कर सकता। मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ, अदनान बोला, और मैं तुम जैसे लोगों का कदरदान भी हूँ। मैंने एक नजर सोनिया पर डाली जो मेरी तरफ देखकर पलकें झपका रही थी। उसकी आंखों में हैरत के साथ साथ मायूसी और खौफ की झलकियां भी दिखाई दे रही थी। क्या इस बेजरा लड़की से तुम इस कदर खौफजदा हो कि तुमने उसे यूं बांध कर डाल रखा है? मैंने सोनिया की तरफ इशारा करके अदनान से कहा। ये डींगा मुश्ती करने पर उतर आई थी। अदनान बोला, अब तुम आ गए हो तो मेरा ख्याल है ये कदरे पुरसुकून हो जाएगी। उसने एक मुआविज को इशारा किया और उसने आगे बढ़कर सोनिया की बंदिशें खोल दी। उसके मुंह में ठुंसा हुआ रुमाल निकाल दिया गया। सोनिया अपने हाथ पैर सहलाती हुई बेड पर उठ बैठी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था अली, सोनिया ने खौफजदा लहजे में कहा। अब तुम्हारी भी खैर नहीं है। एक आजाद आदमी की हैसियत से मैं अपने हर फेल का जिम्मेदार खुद हूँ। मैंने महसूस किया कि तुम्हें अदांज के चुंगल से निकालना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं यहाँ आ गया और अब तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए कोई नहीं आएगा। सलूमी जहरीले लहरे में बोली, इराक में रहते हुए अदनान से बचना महाल है। अली हमान ने कभी बेबस होना नहीं सीखा। मैंने बड़े सुकून से कहा, अदनान को गालिबन आज तक कोई ढंग का मध्य मुकाबिल मिला ही नहीं। अचानक अदनान ने हाथ के इशारे से दोनों मुआवजों को वहां से चले जाने को कहा और वो दोनों मुअद्दब अंदाज में सर झुकाकर ख्वाबगाह से बाहर चले गए। अदनान की सरकत पर सलोमी और सोनिया को तो हैरत हुई थी, खुद मैं भी हैरान हुए बगैर नहीं रह सका था। ख्वाबगाह से बाहर जाते हुए वो मेरी स्टेन गन भी उठाकर ले गए थे। मैं कुछ भी सही अली हमाद मगर कतर नाशिनास नहीं हूँ। मुहावजों के जाने के बाद उसने मुझसे कहा, अगर तुम मेरे लिए काम करना मंजूर कर लो तो मैं सोनिया को रिहा करने पर आमादा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? सलोमी उछलकर सोफे से खड़ी हो गई। सोनिया को किसी कीमत पर रिहा नहीं किया जा सकता, ये मेरी आन का मसला है। उसके साथ तुम जो चाहो सलूक करो। अदनान ने सलूमी को कुछ मगीन नजरों से घूरा। तुम्हारे लिए मुनासिब यही है कि इस गुफ्तगू में दखल अंदाजी ना करो, उसने कहा। फिर दोबारा मुझसे मुखातब हुआ, हाँ तो तुम्हारा जवाब क्या है? अली हमाद नाकाबिले फरोख्त है अदनान, मैंने मजबूत लहजे में जवाब दिया। तुम गलत किस्म की बात कर रहे हो, ये सौदा नहीं हो सकेगा। मैंने तुम्हारी कीमत तो नहीं लगाई, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो दोस्ताना माहौल में बात कर रहा हूँ। मेरी नेक नीति का सबूत ये है कि मैंने अपने मुआवजों तक को बाहर भेज दिया है। कुछ ही देर कबल रॉयल क्लब में तुम मुझे धमकियां दे रहे थे और अब दोस्ताना माहौल में बात कर रहे हो, क्या ये अजब बात नहीं? मैंने कहा, उस वक्त तक मैं तुम्हारी सलाहियतों से बेखबर था। अगर मुझे मालूम होता कि तुम इतने बासलाहियत हो तो उसी वक्त तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा देता। तुमसे मेरी दुश्मनी की वजह यह है कि तुमने सोनिया पर हाथ डाला। अगर तुम इसे छोड़ दो तो हमारे दरमियान कोई दुश्मनी बाकी नहीं रह जाएगी। बैठ जाओ अली हमाद और मुझको अपने बारे में बताओ, तुम कौन और करते क्या हो? मैं निहायत इत्मीनान से सलूमी के बराबर जा बैठा, जो हालात की इस नई करवट पर सन्नाटे के आलम में खामोश बैठी थी। मैं एक आवारा आदमी हूँ अदनान, मेरा कोई ठिकाना नहीं है और मैं कोई काम मुस्तकिल तौर पर करने का आदी नहीं हूँ। लेकिन तुम अपने आप को जाया कर रहे हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तनख्वाह दूंगा, तुम शहजादों की तरह जिंदगी बसर करोगे और उसके इवज मुझे क्या करना होगा? मैंने यूं कहा जैसे मैं नीम रजामंद हो गया हूँ।
मैं तुमसे ज्यादा काम नहीं लूंगा। मुझे नीम रजामंद देखकर वो खुश हो गया। बस तुम्हें मेरे बाज कारोबारी मामलात की देखभाल करना हो रही और तुम पूरी तरह खुद मुख्तार हो गए। अपनी तमाम तर खुद मुख्तारी के बावजूद मुझे तुम्हारे अहकामात की तामील करना होगी। मैंने कहा वो तो जाहिर है तुम मेरे लिए काम करोगे तो पॉलिसी मेरी ही होगी ना। अदनान बोला, इस गुफ्तगू के लिए ये मौका मुनासिब है अदनान। जिस काम के लिए मैं यहाँ आया था उसके अलावा फिलहाल और कोई काम नहीं कर सकूंगा। ठीक है, ये मामला हम बाद में तय कर लेंगे, लेकिन अदनान के घर से कोई यूं ही नहीं वापस जा सकता। क्या पियोगे? ये तुम्हें धोखा दे रहा है अदनान। सलूमी गुर्राई, सोनिया को लेकर निकल जाएगा तो फिर इसका हाथ लगना भी मुश्किल हो जाएगा। मैंने तुम्हें गुफ्तगू में दखल अंदाजी करने से मना किया था। अदनान ने बड़े खराब लहजे में कहा, तुम्हारी दोस्त होने की हैसियत से मेरा फर्ज है कि तुम्हें खतरात से खबरदार करती रहूं। सलूमी ने कहा, मगर अब उसके लहजे में दम गम बाकी नहीं रह गया था। मुझ में इतनी सलाहियत है कि अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकूं। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि घर चली जाओ। अदनान उठा और दीवार पर नस्ब इंटरकॉम पर किसी से राब्ता कायम किया। सलूमी गेट पर आ रही है। उसने इंटरकॉम के रिसीवर में कहा, इसे घर छोड़ाओ। वो इंटरकॉम का सिलसिला मुनक़ते करके सलूमी की तरफ मुड़ा, मगर वो पहले ही पैर पटकती हुई ख्वाबगाह के दरवाजे से बाहर निकल चुकी थी। हाँ, अब बताओ तुम। अदनान ने सुकून का सांस लेते हुए कहा, क्या पीना पसंद करोगे? चाय, कॉफी या कैफे में से जो चीज भी आसानी से मयस्सर आ जाए, मैंने कहा, और अदनान के चेहरे पर हैरत के तासरात बिखर गए। मेरे पास उम्दा किस्म की शराबों का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। इतनी उम्दा शराबें तुमने कभी चखी भी नहीं होगी। तकल्लुफ मत करो, बेतकल्फी से बताओ। इस मामले में मेरा ज़ाती ज़ौक़ बड़ा खराब है। मैंने आज तक कोई सी भी शराब नहीं चखी। ओह खोया, तुम पीते ही नहीं हो? खैर फिर तो मजबूरी है, मैं तुम्हारे लिए काफी मंगवा लेता हूँ। अदनान ने इंतरकॉम पर काफी का ऑर्डर दिया और मैंने सोनिया को सोफे पर अपने पास आने का इशारा किया। वो अभी तक खौफजदा थी। उसे अदनान के बदले हुए अंदाज पर यकीन नहीं आ रहा था। वो बहुत डरते हुए उठी और मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। काफी का ऑर्डर देने के बाद अदनान ने कहा, क्या तुम आज पहली बार रॉयल क्लब आए थे? सोनिया को तो मैंने अक्सर वहां देखा है, मगर बदकिस्मती से कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। हालांकि मुझे बड़ा इख्तियाक था। आज भी जुलूमी की आड़ में तुम अपने दरीना इख्तियार की तकमील करना चाह रहे थे। मैंने चुभते हुए लहजे में कहा। अदनान ने मुझे गहरी नजरों से देखा। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। अगर मामला किसी और का होता तो शायद मैं सलूमी को टाल देता। सलूमी ने तुमसे कुछ सोचकर ही मदद तलब की होगी। मैंने पूछा। उसे तवक्को रही होगी कि तुम उसकी मदद जरूर करोगे। मुमकिन है तुम इस बात से वाकिफ हो या शायद ना जानते हो कि 10 साल कबल मैं एक आम जराइम पेशा शख्स था। मेरी हैसियत बहुत मामूली थी। सिर्फ बतरही में मुझ जैसे जराइम पेशा अफराद की तादाद हजारों में तो जरूर रही होगी। उन दिनों सलूमी भी एक मामूली दर्जे की तवाइफ हुआ करती थी। सलूमी से मेरी शनासाई उन्हीं दिनों से है। अब तो उसने बहुत सही आदमी से मदद तलब की, लेकिन 10 सालों के मुख्तसर अरसे में तुम्हारी इतनी तरक्की समझ में नहीं आती। उसमें मेरी दहानत को दखल है। अदनान में फखरिया लहजे में कहा। मैं बास पार्टी में शामिल हो गया था। एक इनकलाबी पार्टी होने के नाते उस दौर में पार्टी को कुछ जैसे अफराद की शरीर जरूरत थी। मैंने मुख्तसर अरसे में पार्टी के लिए ऐसी खिदमात सर अंजाम दी कि मैं पार्टी की नाक का बाल बन गया। मैंने पार्टी के खिलाफ होने वाली कई साजिशें बेनकाब की और पार्टी के कई मुखालफिन को ठिकाने लगाने में अहम किरदार अदा किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुझे हुकूमत की तरफ से मराहत मिलना शुरू होंगी और मैंने उनसे भरपूर फायदा उठाया। यही मेरी तरक्की का राज है। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है, तरक्की के इस सफर के दौरान सलूमी ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा होगा। ये अंदाजा तुमने कैसे लगा लिया? अदनान ने हैरत से पूछा। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो खुद गरज भी है और मौका परस्त भी। अगर उसे कोई उम्मीद नजर आई होगी तो उसने इससे फायदा जरूर उठाया होगा। इसके अलावा वो तुमसे जिस अंदाज में बात करती है उसे जाहिर होता है कि उसे तुम पर बहुत मान है। ऐसा उसी वक्त होता है जब कोई किसी के लिए कुछ करता है। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। उसने बाज पार्टी में शमूलियत तो इख्तियार नहीं की थी, मगर उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा था। उसे सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं थी, अब भी नहीं है। मैंने इस मुकाम तक पहुंचने में उसका बड़ा हिस्सा है, क्योंकि बाद साजिशों का इल्म मुझे सलूमी के जरिए ही हुआ और कुछ मुखालफिन को ठिकाने लगाने के लिए मैंने सलूमी का ही सहारा लिया। साजिशों को अमली जामा पहनाने के लिए जराइम पेशा अफराद का ही सहारा लिया जाता है और ऐसे हलकों में सलूमी का खासा अमल दखल था। इसलिए उसे साजिशों की भनक मिल जाया करती थी और वो मुझे उनसे आगाह कर दिया करती थी। तब तो तुमने उसका दिल तोड़कर बहुत बुरा किया। तुम्हें उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने मेरे लिए जो कुछ किया मैंने उससे बहुत ज्यादा उसे वापस कर दिया। अब मेरी तरफ उसका कोई कर्ज बाकी नहीं रहा। मैं किसी मरहले पर उसे नहीं भूला। अगर मैंने जवाबन उसकी मदद ना की होती तो वो आज भी एक मामूली दर्जे की तवाइफ ही होती, लेकिन वो अब भी नहीं बदली। उसका रुझान अब भी जराइम पेशा लोगों की तरफ है।
मैं एक तवील सांस लेकर रह गया। अदनान खुद भी एक खुदगर्द और मौका परस्त आदमी था। उससे इसके अलावा और क्या तवक्को की जा सकती थी। ऐद मुलादम काफी ले आया और मैंने सोनिया से काफी बनाने के लिए कहा। वो सर झुकाकर प्यालियां सीधी करने लगी। मैं काफी शौक से तो नहीं पीता, मगर आज पीऊंगा। इनके हाथ से बनी हुई काफी पीना भी एक एजाद होगा। इसके अलावा और कोई एजाद हासिल होने की तवक्को भी नहीं है। मैंने कहा इसलिए कि सोनिया ने शरीफाना जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया है। सोनिया और अदनान ने बैयत चौंक कर मेरी तरफ देखा। ये कैसे हो सकता है? अदनान ने कहा मैंने आज तक किसी को ये पीछा छोड़ते हुए नहीं देखा। अब देख लो। मैंने बड़े सुकून से कहा आज के बाद सोनिया रॉयल क्लब का रुख कभी नहीं करेगी। ये बड़ी नामुमकिन सी बात है। अदनान ने बड़े मुजरबाना अंदाज में पहलू बदल कर कहा मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। इतनी सी बात पर यकीन नहीं कर सकते तो इस बात पर कैसे यकीन करोगे कि हम दोनों शादी कर चुके हैं। सोनिया के हाथ से काफी की प्याली गिरते गिरते बची जो वो अदनान की तरफ बढ़ा रही थी और अदनान की तो आंख हैरत से फटी की फटी रह गई। अगर तुमने शादी कर ली है तो ये तुम्हारा जाती मामला है। वो पहलू बदल कर बुड़बुड़ाया। मैं भला क्या कर सकता हूँ? क्या ये खबर सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई अदनान? मैंने मुस्कुराते हुए कहा तुमने तो मुबारकबाद तक नहीं दी। जब खुशी होगी तो मुबारकबाद भी दूंगा। अभी तो सिर्फ हैरत हो रही है। मालूम नहीं तुमने ये फैसला क्यों किया? तुम जैसे आदमियों के लिए लड़कियों की क्या कमी हो सकती है? सोनिया जबरदस्त किस्म की बेबसी का शिकार हो गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी सरकत पर अपने रद्दे अमल का इजहार किस तरह करे। अदनान वहां मौजूद ना होता तो मालूम नहीं वो क्या करती। अब हमें यहाँ से वापसी के लिए क्या करना होगा अदनान? मैंने काफी खत्म करते हुए कहा तुम्हारे पास गाड़ी तो मौजूद होगी। अगर नहीं है तो मैं अपनी गाड़ी में तुम्हें भिजवाए देता हूँ। अदनान ने कहा शुक्रिया अदनान, मेरी गाड़ी अकबी सड़क पर मौजूद है, हम चले जाएंगे। मैंने कहा और सोनिया को उठने का इशारा करते हुए खुद भी उठकर खड़ा हो गया। तुम अकबी दीवार कूद कर यहाँ दाखिल हुए थे मगर आप गेट से वापस जाओगे। लाओ चाबी बुझा दो, मैं तुम्हारी गाड़ी सामने मंगवाए लेता हूँ। मैंने कार की चाबी निकालकर अदनान के हवाले कर दी और उसने एक मुलाजिम को बुलाकर उसे चाबी देते हुए जरूरी हदायत दी। फिर मुलाजिम के जाने पर मेरी तरफ मुड़ा। मेरा आदमी वो जिंदा नहीं बचा जिस पर तुमने अकबी बरामदे में हमला किया था। उसने अचानक ही मुझसे कहा तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैंने हैरान होकर पूछा। वो शुरू से अब तक मेरे साथ ही था और ये इतला किसी के जरिए उस तक नहीं पहुंची थी। अगर मेरे सामने से इतला मिलती तो मुझे जरूर मालूम हो जाता। इसके अलावा तुम्हें यहाँ तक पहुंचने के लिए 5 मजीद अफराद से भी निमटना पड़ा, जिनमें से एक हुसैन था जिसे तुम उसी के पिस्तौल की जद पर यहाँ तक लाए थे। उसने मुझे हैरान करने के लिए कहा। फिर मैं मजीद हैरान होने के मूड में नहीं था, बल्कि मैंने उल्टा उसे हैरान करने का तैयार कर लिया था। ग़ालिबन तुम्हारी मालूमात का राज उस कमरे में पोशीदा है। मैंने ख्वाबगाह में नजर आने वाले उस दरवाजे की तरफ इशारा किया जो वहां जायद दिखाई दे रहा था। एक दरवाजा तो बाथरूम का था मगर दूसरे दरवाजे का कोई जवाब नहीं था। यकीनन कोई इंतहाई आम वजह थी जिसके तहत वो दरवाजा वहां रखा गया था। अदनान चौंक पड़ा। ये अंदाजा तुमने किस तरह लगाया? उसने हैरत से पूछा। बड़ी मामूली सी बात है अदनान, जिस इमारत में खुफिया टीवी कैमरों का निजाम मौजूद हो उसके बारे में ये बात हल्क से नहीं उतरती कि उसके मालिक ने कैमरों के जरिए निगरानी का निजाम मुकम्मल तौर पर दूसरों के सुपुर्द कर रखा हो। यकीनन कोई ऐसा भी जरिया होगा जिसे इस्तेमाल करके वो खुद भी दूसरों की निगरानी कर सकता हो। मेरे इस नजरिए को 3 बातों से तकवीयत मिलती है। तुमने सलूमी से कहा कि अली की जेब से पिस्तौल निकाल लो, यानी तुम्हारे इल्म में था कि मेरी जेब में पिस्तौल ही है, रिवॉल्वर नहीं है। दूसरी 2 बातें तुमने अभी अभी कही हैं। एक ये कि वो मुहाफिज मर गया जिस पर मैंने अकबी बरामदे में हमला किया था, और दूसरी ये कि मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए 5 वनीद अफराद से निमटना पड़ा। इसके अलावा एक और बात भी ये है कि तुम मेरे इस्तकबाल के लिए पूरी तरह तैयार थे, वरना तुम जैसे आदमी की ख्वाबगाह में मुसल्लह मुआवजों की मौजूदगी समझ में ना आने वाली बात है। और इन सब बातों से यही नतीजा निकलता है कि अपने खुफिया कैमरों से तुमने बराह रास्त सारे मनाजिर देखे, तुम तक किसी और जरिए से इतला नहीं पहुंची। अब ये मसला रह जाता है कि वो कंट्रोल रूम कहाँ है जहाँ से तुमने ये सारा मंदिर देखा। तो उसका सादा सा जवाब ये है कि ऐसा खुफिया कैमरा तुम्हारी ख्वाबगाह के नजदीक ही हो सकता है, और मेरी इजाफी दरवाजा भी उस तरफ इशारा कर रहा है कि ये उसी खुफिया कमरे का दरवाजा है। मुझे ये तो अंदाजा था कि तुम गैर मामूली सलाहियतों के मालिक हो, मगर ये नहीं मालूम था कि तुम्हारी सलाहियतें इस इंतहा को पहुंची हुई होंगी। अदनान अब्बासी ने तवील सांस लेकर कहा। दरअसल क्लब में तुमने मुझसे जिस अंदाज में बात की थी, मुझे तो उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि तुम कोई आम आदमी नहीं हो सकते। फिर जितनी बेपरवाही और जिस अंदाज में तुम वहां से उठकर आए थे, उससे भी मुझे महसूस हो गया था कि तुम सोनिया के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करोगे। इसलिए मैंने रास्ते 12 कबनुमा आईने पर नजर रखी। मेरा खर्चा उस वक्त दुरुस्त साबित हो गया जब क्लब से लेकर यहाँ तक मेरा ताकुब किया गया। साफ जाहिर था कि ताकुब करने वाली कार में
तुम्हारे अलावा और कोई नहीं हो सकता, और ये कि तुम कोठी में भी घुसने की कोशिश जरूर करोगे। मैंने अपनी हिफाजत का माकूल बंदोबस्त कर रखा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन इंतजामात को आजमाने का मौका मिला हो। मैं चाहता तो मुआवजों को होशियार कर सकता था, इस तरह तुम बेखबरी में पकड़े जाते या मारे जाते, मगर मुझे तो अपने हिफाजती इंतजामात की आजमाइश का मौका मिला था, और इसलिए मैंने ये मंजर अपनी आंखों से देखने का फैसला किया। कैमरे इस तरह नस्ल बैंक कोठी का कोई गोशा भी उनकी जद से बचा हुआ नहीं है। इसके अलावा इनके जरिए कोठी के इर्द गिर्द होने वाली नकल व हरकत भी देखी जा सकती है। इन कैमरों पर ऐसे लेंस नस्ब हैं जिनके जरिए अंधेरे का मंजर भी साफ नजर आता है। यही वजह है कि तुम उस वक्त से मेरी नजरों में हो जब अकबी सड़क पर कार से उतरे थे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैंने जिन लोगों की सलाहियतों पर एतमाद किया था वो बिल्कुल ही नाकारा साबित हुए। अगर मैं खुद होशियार ना हो रहा होता तो अब तुम्हारी राह में कोई रुकावट बाकी नहीं रह गई थी। इसमें कसूर तुम्हारे आदमियों का नहीं है अदनान, उन बेचारों का वास्ता गलत आदमी से पड़ गया था। मैं खुद भी यही महसूस कर रहा हूँ। यही वजह है कि मैंने तुम्हें अपने लिए काम करने की ऑफर किया है। इस ऑफर पर हम बाद में किसी वक्त बात करेंगे। ना तो इस बात के लिए ये वक्त मुनासिब है और ना जगह मुनासिब है। तुम जिस वक्त जहाँ चाहोगे मैं तुमसे बात करने को तैयार हूँ, मगर मैं तुमसे राब्ता किस तरह करूंगा? इस वक्त तो मेरा कोई ऐसा ठिकाना नहीं जिसका पता तुम्हें बताऊं, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, मैं खुद तुमसे राब्ता करूंगा, लेकिन मैं बेचैनी से तुम्हारा इंतजार करूंगा। अदनान ने कहा। वो हमारे साथ कोठी के गेट तक आया। ये क्या हरकत थी? कोठी के गेट से कार बाहर निकलते ही सोनिया ने मुझसे कहा, तुमने उससे ये क्यों कहा कि हमने शादी कर ली है? क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो तुम्हारे बारे में कोई ऐसी बात ना कह दे जिसे सुनकर मुझे गुस्सा आ जाए। सोनिया ने मुझे गौर से देखा मगर बोली कुछ नहीं। वो दोनों गाड़ियां फिर पीछे लगनी थी, यूं शुरू ही से मेरे ताकुम में लगी हुई थी। तुमने बड़ा खतरा मोल लिया है अली। कुछ देर बाद सोनिया फिर बोली, तुम्हें इस तरह वहां नहीं घुसना चाहिए था। मेरा मतलब है तुम्हें अदनान से दूर ही रहना चाहिए था। वो बहुत खतरनाक आदमी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उसने हमें छोड़ कैसे दिया। वो मुझे जरूरत से कुछ ज्यादा ही मुतासर हो गया है। कोठी की हिफाजत के लिए उसने नामी गिरामी बदमाश रख छोड़े होंगे। जब मैं उनकी इशार को तोड़ता हुआ गुजर गया तो उसके ज़हन में ये ख्याल पैदा होना लाजमी था कि किसी तरह मुझे भी मुलाजिम रख ले। उसका और काम ही क्या है? बतरा के गुंडों में बदमाशियों की सरपरस्ती यही तो कर रहा है। बतरा के गुंडों में बदमाशों की सरपरस्ती तो यही कर रहा है। एक बदमाश इसके सिवा और कर भी क्या सकता है? मैं तो समझती हूँ मगर तुम नहीं समझते। मैंने तुम्हें पहले ही मना कर दिया था मगर तुम नहीं माने। सच्ची बात तो ये है कि मुझे खतरात से डर नहीं लगता, मगर मैं बिना वजह खतरात से खेलना भी पसंद नहीं करता, और जहाँ खतरा मोल लेना नागजीर हो जाए वहाँ पीछे भी नहीं हटता। मैंने तुमसे वादा कर लिया था कि क्लब में सुलोमी से नहीं उलझूंगा। उसके बाद किसी सड़क पर भी उससे उलझा नहीं जा सकता था। वह तरीका यही रह गया था कि उसकी कोठी के अंदर घुस जाऊं, और मैंने वही किया। अब तो मुझे तुमसे भी खौफ महसूस होने लगा है। रॉयल क्लब में आने वाले मामूली हैसियत के लोग नहीं होते, मगर मैंने उन सब को हमेशा अदनान से खौफ ज़दा ही देखा है। लेकिन तुम्हारे सामने तो वो खुद दबा दबा सा लग रहा था। यूं मालूम हो रहा था जैसे वो तुम्हारी खुशामद कर रहा हो। तुम्हारा मुजाहिदा बहुत अच्छा है। हाँ, वो मेरी खुशामद ही कर रहा था। उसे अंदाजा हो गया था कि मैं आसानी से उसके काबू में नहीं आऊंगा। उसे जो कि अपनी आंखों से मेरी कारकर्दगी देखी है, इसलिए मुझे छोड़ेगा नहीं, बड़ी बड़ी से बड़ी शरायत भी मंजूर कर लेगा। यही देख लो कि उसने कितनी आसानी से हमें वहां से निकल आने दिया। क्या तुम उसके लिए काम करने पर रजामंद हो जाओगे? सोनिया ने पूछा। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर तुमने साफ इनकार क्यों नहीं कर दिया? बाद में इनकार करोगे तो वो मुस्तहिल हो जाएगा। अगर तुम्हें वहां से निकालने का मरला दरपेश ना होता तो मैंने उसी वक्त साफ इनकार कर दिया होता। और ये बात तुम भी अच्छी तरह समझती हो कि अगर मैं उसे उलझता तो वहां से निकलना नामुमकिन हो जाता।